Hello and welcome to the video. And today I'm going to discuss 5 important quotations by the noted German philosopher Immanuel Kant, the celebrated philosopher of the Enlightenment era. Here is the quotation number 1 in front of you. ये quotations आपको बहुत relevant रहेंगी ethics में और essay में दोनों में. Let's try to understand. So what I'm going to do is I am going to discuss the interpretation of these quotations. Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. Such a beautiful and deep quotation. क्या मतलब हुआ इसका? तो इमैनुअल कंत यहां पे डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन साइंस एंड विजडम. साइंस क्या है? साइंस आपको स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देता है. साइंस में आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप थ्योरीज पे आते हैं, आप कुछ थ्योरीज एस्टैब्लिश करते हैं. विजडम गोज बियॉन्ड साइंस. विजडम इज कमिंग फ्रॉम अ वे ऑफ लिविंग. अगर आपकी जो लाइफ है एक ऑर्गेनाइज्ड और एथिकल वे में एक स्ट्रक्चर्ड है तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल अक्यूमुलेट विजडम. कांत ये कहते हैं कि साइंस बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्ड मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को एक ऐसे तरीके में जिसके जरिए हम आसपास की दुनिया को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. साइंस कैटेगराइज करता है, एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन पे बिल्ड अपॉन करता है, जिसके जरिए हमको कई सारी थ्योरीज के बारे समझ आती है, कई सारे लॉज के बारे समझ आता है, कई सारे फैक्ट्स के बारे समझ आता है. लेकिन विजडम गोज 2 steps बियॉन्ड देन नॉलेज. इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई अंडरस्टैंडिंग सो एज वी कैन लीड अ वेरी बैलेंस्ड, एथिकल एंड मीनिंगफुल लाइफ. ठीक है ना. विजडम में आपका थॉटफुल अरेंजमेंट आता है, आपका एक्सपीरियंसेस, आपका अनुभव कैसा रहा है, क्या वैल्यू सिस्टम आपने बचपन से गेन करा है, आपका वे ऑफ लिविंग जो है उसका ऑब्जर्वेशन आता है, किस तरीके से आपने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, क्या आपका गाइडिंग बिहेवियर रहा है. ये सब चीजें साइंस नहीं बता सकता और साइंस हमें ये बताता है कि चीजें काम कैसे करती हैं. लेकिन विजडम हमें ये सिखाता है और समझाता है कि कैसे हमने अलाइनमेंट में रहना है विद द मॉरल एंड पर्सनल प्रिंसिपल्स. ओके नाउ विजडम में आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं. कैसे आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं? बाय इंट्रोस्पेक्शन. गौर करते हैं कि क्या क्या आपने गलतियां पहले करी हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए काम करी हैं. आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, अगर आप पहले कंपैशनेट नहीं थे दूसरों के प्रति, आप कंपैशनेट होना शुरू होते हैं. आपको मतलब समझ आता है विजडम के जरिए कि एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे लीड करनी है. तो यानी कि विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक ऐसे तरीके में विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू इनर पीस, एथिकल इंटेग्रिटी एंड सोशल हार्मनी. तो विजडम प्रायोरिटाइज करता है कि क्या चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है और कैसे आप अपनी जिंदगी को ऐसे वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं जो कि फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट्स के बियॉन्ड ट्रांसेंड हो सकता है. कोटेशन नंबर 2. वी आर नॉट रिच बाय व्हाट वी पोजेस बट बाय व्हाट वी कैन डू विदाउट. अब ये कोटेशन क्या कह रहा है, इंटरप्रिटेशन को समझते हैं. यानी कि यहां पे बात हो रही है संतुष्टि से, कंटेंटमेंट से. पॉइंटिंग आउट के जो असली मायने में जो धन है, जो वेल्थ है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एबिलिटी टू बी सेल्फ सफिशिएंट and to be totally unburdened by materialistic desires. इमैनुअल कांत इंप्लाई कर रहे हैं कि जो जेन्युइन रिचनेस है that is coming from within, a sense of inner fulfillment and self-sufficiency which is not dependent upon external possessions, not dependent upon materialistic possessions. जब हम कम में भी, थोड़े में भी खुश रह सकते हैं तो हमको बार बार कॉन्स्टेंटली मटीरियल एक्यूमुलेशन की जरूरत नहीं होती है. और अब हमको एंग्जाइटी है, मटीरियल एक्यूमुलेशन नहीं है, मेरे पास बैंक, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पेंट हाउस नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है. अब आपको इस बात की चिंता होगी कि अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को वो चाहिए. आप कंसिस्टेंटली लोगों से वैलिडेशन सीख कर रहे हैं. लेकिन एक कंटेंट इंडिविजुअल वो है जो कि वैलिडेशन नहीं लेना चाहता दूसरों से. वो खुश है, थोड़े में ही खुश है. तो ये कोट चैलेंज करता है मटीरियलिज्म को. बिकॉज अब लोगों को लगता है कि ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजें होने से आपकी कंटेंटमेंट का जो कोशेंट है या कंटेंटमेंट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता. परस्यूट ऑफ पोजेशन दैट इज ऑफन लीडिंग टू एंडलेस साइकिल ऑफ डिजायर, जहां पे एक व्यक्ति कभी भी पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं हो सकता. सो द एबिलिटी टू डू विदाउट shows that strength and freedom
द एबिलिटी टू डू विदाउट शोज स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, बिकॉज दैट मीन्स कि एक व्यक्ति की हैप्पीनेस और एक व्यक्ति का सेंस ऑफ वर्थ इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय ABCD। आपका जो सेंस ऑफ वर्थ है या आपकी जो हैप्पीनेस है, दैट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एक्सटर्नल टू यू। यानी कि आप इस बात का अनुमति या इस बात का हक किसी को नहीं दे रहे हैं। इमैनुअल कांत पॉइंट आउट करते हैं टू द आइडिया दैट दोज हु कैन लिव विद लेस, दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डिजायर्स एंड दे आर नॉट इंस्लेव्ड बाय देम। तो ये जो सेल्फ मास्टरी है, विच मीन्स बीइंग एबल टू एंजॉय लाइफ विदाउट नीडिंग एनी पोजेशंस, विदाउट नीडिंग मेनी पोजेशंस, ये इनर रिचनेस की बात करता है। सो बाय वैल्यूइंग व्हाट वी हैव विद इन आवरसेल्व्स लाइक पीसफुल माइंड, एकाग्रता, रिजिलियंस ओवर एक्सटर्नल गुड्स, अगर हम इन वैल्यूज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज अ सिंबल, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ यू बीइंग कंटेंट एंड यू बीइंग वेरी रिच फ्रॉम इनसाइड, दिल के अमीर होना। Now, तो ये कोट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंप्लाई दैट एक मिनिमलिस्ट या सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल जीने से आप बहुत सरल तरीके से रह सकते हैं, कंटेंट रह सकते हैं, जहां पे आपको एंजाइटी या इनसिक्योरिटी नहीं है अबाउट अक्यूमुलेटिंग अननेसेसरली। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कट लग गया था बिकॉज लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे लाइट की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, तो इस करके बीच में वीडियो पॉज हो गया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि इमैनुअल कांत ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल लीड करके आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। आप एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में नहीं रहेंगे, आपको एक सेंस ऑफ एंजाइटी में नहीं रहेंगे कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं 4 लोगों को ये दिखाना चाहता हूं। आपको कभी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों से। एंड बाय फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन डू विदाउट, वी प्रायोरिटाइज व्हाट इज ट्रूली एडिंग वैल्यू टू आवर लाइव्स, जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं, हमारा लाइफ का पर्पस है, या हम सेल्फ ग्रोथ की बात करें, एटसेट्रा। ओके, कोटेशन नंबर 3, in law a man is guilty when he is violating the rights of others, लेकिन एथिक्स में ही इज गिल्टी जब वो सोच रहा है दूसरों के राइट्स को वायलेट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? लीगल टर्म्स में देखो, आपने कोई ऐसा अपराध किया है, आप गिल्टी हैं, तो आपको सजा मिलेगी, कानून आपको सजा देगा। द लॉ इज कंसर्न्ड जब आपने एक्शन ले लिया है, जब आपने कोई काम कर लिया है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपने लोगों के राइट्स वायलेट करे हैं, तो कानून तब आएगा, तब कानून विल टेक प्लेस, द लॉ विल प्रिवेल। सो देयरफॉर एक इंसान लीगली गिल्टी होगा जब उसने कोई टैंजिबल वायलेशन कमिट किया है। लेकिन कोटेशन में इमैनुअल कांत क्या कह रहे हैं कि इनटैंजिबली आपने अभी कोई ऐसा अपराध कमिट नहीं करा है, लेकिन एथिकली आप एक ऐसा अपराध कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके कॉन्शियंस में आ रहा है कि मैं किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वायलेट करना चाहता हूं, चाहे वो आप उसको मारना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। सो देयरफॉर यानी कि यहां पे बात की जा रही है कि आपकी जो मॉरल विल है वो कैसे प्योर रह सकती है। यानी कि आपके थॉट्स, आपकी इंटेंशंस, अगर आपके थॉट्स और इंटेंशंस गलत हैं, अगर आप बदले की भावना से लोगों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं या लोगों के राइट्स को वायलेट करना चाह रहे हैं, चाहे आपने टैंजिबली नहीं करा तो भी आप गिल्टी हैं, एथिकली तो भी आप गिल्टी हैं। अब मेरे मन में कुछ है कि मैं आपके राइट्स वायलेट करना चाहता हूं, तो कानून आके मेरे को नहीं पकड़ सकता कि आपने सोचा कैसे। लेकिन मॉरल स्टैंड पॉइंट से इमैनुअल कांत कह रहे हैं कि हम गलत हैं। एथिक्स में कोई भी ऐसे हार्मफुल इंटेंशंस अपने जहन में रखना या कोई ऐसी इच्छा अपने जहन में रखना कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्या शो करता है? हमारी लैक ऑफ एकाग्रता, लैक ऑफ इंटेग्रिटी, नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, मेन ऑफ पावर एंड मेन ऑफ कैरेक्टर। मेन ऑफ कैरेक्टर इज मच मोर बेटर देन मेन ऑफ पावर, बिकॉज मेन ऑफ पावर दे माइट यूटिलाइज देयर पावर टू वायलेट द राइट ऑफ अदर, बट मेन ऑफ कैरेक्टर नो मैटर वो ऊपर है नीचे है, कहां, चाहे वो पावरफुल हैं या लेस पावरफुल हैं, बट अगर वो कैरेक्टर के अच्छे हैं तो वो किसी को हार्म पहुंचाने का नहीं सोचेंगे। तो लॉ एग्जिस्ट क्यों करता है? लॉ एग्जिस्ट करता है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोगों के अधिकारों को, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए जिनको यूनिवर्सली आप एनफोर्स कर सकते हैं। लेकिन एथिक्स जो है, दैट इज मोर अबाउट योर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आपके खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स के टुवर्ड्स आप कितने अकाउंटेबल है, और कैसे आप तभी भी इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है। लॉ मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करता है कोएग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन एथिक्स मॉरली अपील कर रहा है इंडिविजुअल्स को कि आप अपने अंदर कल्टीवेट करें, अच्छाई को कल्टीवेट करें, अपनी इंटेंशंस को, अपने थॉट्स को अपने एक्शंस के साथ सिंक्रोनाइज रखें।
सो इमैनुअल कांत का पर्सपेक्टिव जो है वो एम्फसाइज करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैविंग द थॉट्स। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि एथिकल लिविंग रिक्वायर्स बीइंग विजिलेंट ऑल द टाइम कि आपके माइंड में थॉट्स कैसे आ रहे हैं, आपके इनर कॉन्शियस में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आप वाकई में एक वर्चुअस इंडिविजुअल बनना चाहते हैं या आप केवल उसका दिखावा कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ और है लेकिन बाहर आप दिखावा करते हैं एक अच्छा इंसान बनने का। तो ये व्यू इंकरेज करता है कि अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना लेके आए, मॉरली अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप के बारे कि एथिकल मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली व्हाट वी डू बट ऑल्सो व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू डू, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। Quotation number 4. Immaturity is the incapacity to use one's intelligence without the guidance of others. तो यहां पे इमैनुअल कांत कह रहे हैं कि immaturity is not lack of intelligence, but immaturity तब है जब आप लोगों के thought process के साथ conformity दिखाते हैं, ठीक है, conformity दिखाते हैं और लोगों की ही बातों को सच मानते हैं। आपका इंडिपेंडेंट कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आप अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो यानी कि आपने अपनी ऑटोनॉमी, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है दूसरों को। तो ये डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर इमेच्योरिटी इंडिकेट करता है, बिकॉज अभी भी आप सीखे नहीं हैं कि आप कैसे अपने खुद की रीजनिंग और खुद के लॉजिक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स यूजिंग वन्स इंटेलिजेंस वेरी कॉन्फिडेंटली एंड independently without requiring constant validation or guidance. So therefore this is the ability, मतलब अगर आप मेच्योर हैं so you have the ability कि आप आइडियाज को इवेल्युएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स मेरिट, आप डिसीजंस ले सकते हैं, बिलीव्स अपने फॉर्म कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, रादर देन कि आप लोगों के व्यू पॉइंट्स को सच मान के या लोगों के थॉट प्रोसेस को अपने आप पे अपना के चीजों को सच या झूठ मान रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर एस्पेक्ट है ऑफ बीइंग अ मैच्योर इंडिविजुअल, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्टिंग अगेन एन इंडिविजुअल्स कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड इंटेग्रिटी। 100 लोग अगर छलांग मार रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को छलांग नहीं मारना चाहिए, तो नहीं मारना चाहिए, क्योंकि 100 लोग छलांग मार रहे हैं, मैं भी छलांग मारूंगा क्योंकि शायद छलांग मारने से बहुत मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। Immanuel Kant saw that reason is a very powerful tool. देखो रीजन के अपने फायदे हैं, रीजन आपकी हैप्पीनेस को डिटरमिन तो नहीं कर सकता है, लेकिन रीजन एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप इसको केयरफुली और प्रॉपर्ली इसका इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फील एम्पावर्ड कि आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। इनका यह मानना था कि एनलाइटनमेंट इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम हैविंग द करेज टू क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है, जब तक उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक अननोन चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आप एनलाइटेंड इंडिविजुअल नहीं बन पाओगे। थिंक अबाउट गौतम बुद्धा, थिंक अबाउट द ग्रेट फिलोसोफर्स, थिंक अबाउट गुरु नानक देव जी। इन सब ने क्वेश्चन किया, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को क्वेश्चन किया। हम सब इनको कहते हैं कि ये एनलाइटेंड सोल्स थे। हाउ डू यू बिकम एनलाइटेंड? यू डू नॉट बिकम एनलाइटेंड बाय वॉचिंग वीडियोस और बाय रीडिंग 20 बुक्स। नो, यू बिकम एनलाइटेंड बाय हैविंग द करेज टू गो बियॉन्ड what is there in front of you. So mature individuals, they are being guided by reason and they are willing to think critically rather than blindly following the norms. तो इमैनुअल कांत कहते हैं कि मैच्योरिटी अचीव करने के लिए करेज की जरूरत है। बहुत सारे लोग करेजियस नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को अवॉइड करते हैं बिकॉज दैट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम। बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोचेंगे तो विच मीन्स कि आप अपनी आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी अपने आप के साथ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको शराब नहीं पीनी होगी लेकिन अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में आके पिएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पीयर प्रेशर में आके गलत काम कर रहे हैं। क्यों भाई? आपका खुद का माइंड कुछ नहीं कहता। So therefore embracing the responsibility leads to personal growth. You are responsible for your own self. You're accountable to your own self. So you need to understand your core values. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपकी बॉदरेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट कोटेशन, हैप्पीनेस इज नॉट एन आइडियल ऑफ रीजन बट ऑफ इमेजिनेशन। मैंने अभी रीजन की बात करी कि इनलाइटेंड इंडिविजुअल बनने के लिए रीजन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या रीजन के जरिए क्या आप हैप्पीनेस की तरफ पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस एक इमोशन है और रीजन, देखिए अब हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, रीजन एक ऑब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है। और अब जो चीज आपको हैप्पीनेस दे रहा है शायद वो दूसरे इंसान को हैप्पीनेस नहीं देगा। हैप्पीनेस में आप रीजन का कम, लेकिन आप खुद की इमोशंस को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, आप चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं। कोई चीज अभी नहीं भी हुई है तो भी उस चीज को सोच रहे हैं कि वो चीज हो जाएगी। अब आप अभी विजुअलाइज कर रहे हैं कि यार कि मैं और टॉप 100 में आ जाऊंगा, टॉप 200 में आ जाऊंगा। अभी आप नहीं भी आए हैं, लेकिन विजुअलाइज करने में क्या जाता है, इमेजिन करने में क्या जाता है? एटलीस्ट दैट इज गिविंग यू द एनकरेजमेंट टू वर्क हार्डर।
एंड स्टडी हार्डर। तो इमेजिनेशन अलाउ करता है हमको ड्रीम करने में, लेकिन रीजन कहेगा अरे यार क्या बात बोल रहे हो, अभी तुमने प्री क्लियर नहीं किया है और तुम रैंक 100, रैंक 200, रैंक 150 लेके आने की सोच रहे हो। तो रीजन कहेगा कि थिंक लॉजिकली, बट हैप्पीनेस इज नॉट लॉजिकल। हैप्पीनेस को आप लॉजिकल इलॉजिकल नहीं कह सकते हो। रीजन बाय नेचर एनालिटिकल है और सिस्टमैटिक है, बिकॉज दिस टेंड्स टू फोकस ऑन व्हाट इज मेजरेबल and universally applicable. Happiness is influenced by emotions, fantasies and personal aspiration, जिसको reason नहीं justify कर सकता। तो happiness is more aligned with flexibility and boundless nature of imagination rather than strict rule bound nature of reason। तो रीजन हम अक्सर यूज करते हैं टू डिटरमिन यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स। इमैनुअल कांट सजेस्ट करते हैं दैट इट मे नॉट बी द राइट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस व्हिच इज इनहेरेंटली इंडिविजुअलिस्टिक। हैप्पीनेस एक सिंगल आइडियल नहीं है जिसको रीजन डिफाइन कर सकता है, जिसके कि मतलब रीजन इज नॉट द कैटलिस्ट जो कि आपको हैप्पीनेस तक पहुंचाएगा। रादर इट इज योर इमेजिनेशन, इट इज योर इमोशंस जो कि आपको खुद अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन करने में मदद करेंगे। So which means क्रिएटिविटी और पर्सनल फ्रीडम को परस्यू करने से आप हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, तो ये हमको मदद करता है, हमको करेज देता है कि हम अपनी डिजायर्स को बेखौफ एक्सप्लोर कर सके और एनविजन कर सके कि हमको सही मायने में चाहिए क्या है। सो ये अप्रोच इंकरेज करता है अ पर्सनल एक्सप्लोरेशन ऑफ हैप्पीनेस रादर देन अ फिक्स्ड फॉर्मूला। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। ऑलराइट, सो दोस्तों ऐसे और मजेदार कोटेशंस और कोटेशंस रिलेटेड एनेक्डोट्स, इंटरप्रिटेशंस हम अपने ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स में भी लेके आ रहे हैं। इसका प्राइस बहुत नॉमिनल है, 400 रुपीज पर मंथ से भी कम का आपको पड़ेगा। सितंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करना इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।